मॉर्निंग बेटा, आई एम ऋषभ सर एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर ऑपरेशंस। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पहला लिखा है, तो आज हम वेक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी वेक्टर ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा, तो इसमें हमें वेक्टर एडिशन पढ़ना है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन पढ़ना है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। तो ठीक है, फिर अभी वेक्टर ऑपरेशन में पहला हमें पढ़ना है बेटा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है बेटा, इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर लेना है हमें। तो सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक मेरे पास बी वेक्टर है। टू नॉन जीरो वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर मतलब कैसे बेटा, एक मैंने ऐसा लिया और एक मैंने ऐसा लिया। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है उसे सेकंड वेक्टर का टेल कनेक्ट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सेम ऑर्डर। क्या कहते हैं उसे हम, सेम ऑर्डर। जैसे ये आगे आगे जा रहा है, इसको ये है फिर ये है और आगे जाएगा, तो आप ऐसा ध्यान में रखेंगे कि नेक्स्ट वेक्टर का जो टेल है वो प्रीवियस वेक्टर के हेड को कनेक्टेड होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो हमने बेटा दो वेक्टर लिया है टेकन इन सेम ऑर्डर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ये जो दो वेक्टर है बेटा, एक ए वेक्टर एंड एक बी वेक्टर, ये ट्रायंगल का टू साइड्स है बेटा। क्या है ये, ट्रायंगल का टू साइड्स है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा बेटा, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल रहेगा बेटा। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इनका मुझे क्या लेना है, क्लोजिंग साइड लेना है बेटा। तो ये हो गया मेरा क्लोजिंग साइड, इसे मैं कहूँगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहूँगा मैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अभी अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, तो मैंने बताया आपको सेम ऑर्डर। इसका हेड तो इसका क्या लेना है बेटा मुझे, टेल। तो अभी अगर मैं ये ऐसे लेता हूँ तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर हो जाएगा। मतलब इसका हेड आ गया, फिर नेक्स्ट वाले का टेल आ गया, फिर नेक्स्ट वाले का टेल आ गया और प्रीवियस वाले का हेड आ गया। मतलब ये पूरी क्या हो गई आपकी, सेम ऑर्डर। तो ऐसा नहीं लेना है बेटा, मुझे क्या लेना है, अपोजिट ऑर्डर लेना है। अपोजिट ऑर्डर मतलब इसका और इसका दोनों का हेड एक दूसरे से मिलना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट ऑर्डर। तो क्या है बेटा, जब हमने टू वेक्टर कंसीडर किए हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, इस ट्रायंगल का ए वेक्टर और बी वेक्टर टू साइड रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और वो कैसा है, सेम ऑर्डर में है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा, तो रिजल्टेंट कैसा रहेगा, उस ट्रायंगल का क्लोजिंग साइड रहेगा बेटा। तो अभी हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। मैं एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं बेटा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट वेक्टर आपको बताना है, तो आप बताएंगे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अभी ए बार प्लस बी बार कैसे आया, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पे हम दो वेक्टर लिया है और उसका हम एडिशन कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इसे कहा जाता है। अभी बेटा आप बोलेंगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा तुझे फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें वेक्टर क्या होता है, मैंने डिटेल आपको वेक्टर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं अच्छे से मैंने आपको बताए हैं। अभी आज हम नेक्स्ट लेक्चर, मतलब आज का जो थर्ड लेक्चर है हमारा, उसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले यहाँ से एक हम ऐसा परपेंडिकुलर लेंगे बेटा, यहाँ से एक हम ऐसा परपेंडिकुलर लेंगे और इसको ऐसा जोड़ देंगे बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना है सबको बेटा, ये जो एंगल है बेटा मेरे पास, इसको हम कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे बेटा, थीटा। तो अब बेटा ये अगर मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा अगर बी वेक्टर है, तो थीटा की तरफ उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे बेटा, उसे मैं कहूँगा बी कॉस थीटा। क्या कहूँगा बेटा, बी कॉस थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर बेटा, उसे मैं कहूँगा बी साइन थीटा, उसे मैं क्या कहूँगा, बी साइन थीटा। धीरे धीरे आपको बातें पता चल जाएंगी, ये कंपोनेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये भी आगे हमारा पढ़ना है हमें। तो जब एक बी वेक्टर, जैसे मान लो मेरे पास अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, और हॉरिजेंटल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो बेटा थीटा की तरफ उसके कंपोनेंट आएंगे ए कॉस थीटा, और उसी को परपेंडिकुलर आएगा बेटा ए साइन थीटा। ठीक है, मान लो अगर मेरे पास ऐसा कोई बी वेक्टर है और इधर एंगल बना रहा है थीटा, तो जिधर थीटा है बेटा उधर आपको लेना है कॉस कंपोनेंट्स, और उसी को परपेंडिकुलर आएगा बेटा साइन कंपोनेंट्स। तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स होते हैं, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें भी आने वाली है। तो फिलहाल हमें देखना है अभी
कि ये जो मैंने आपको बताया दो वेक्टर जो है हमने सेम ऑर्डर में लिया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल का क्लोजिंग टू साइड्स, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस ट्रायंगल का क्लोजिंग साइड है बेटा अपोजिट ऑर्डर में। तो इसे हम बेटा भी प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे बेटा मैग्नीट्यूड। हम क्या प्रूफ करेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार बेटा। क्या प्रूफ करना है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हमें क्या प्रूफ करना है बेटा? मैग्नीट्यूड। तो बेटा इस परपेंडिकुलर को मैं नाम देता हूँ यहाँ पे बी एन। तो मैंने कौन सा परपेंडिकुलर खींचा है यहाँ से? बी एन। तो अभी देखो बेटा एक छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको। ट्रायंगल का नाम है ए बी एन। क्या है ट्रायंगल का नाम? ए बी एन। इस एंगल में बेटा अगर मुझे कॉस थीटा बताना है तो सभी को पता है कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा इस थीटा की एडजेसेंट साइड कौन है मेरी? ए एन है। चलो ए एन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और हाइपोटेनियस कौन है बेटा? हाइपोटेनियस बताओ आप मुझे कौन है? हाइपोटेनियस कौन है? ये आपका ट्रायंगल है। तो ये साइड जो बन गई आपकी ए बी, ये क्या बन गया आपकी? देखो 90 डिग्री के सामने ये वाला क्या बन गया आपका? हाइपोटेनियस। तो बेटा अब मुझे बताओ कॉस थीटा इक्वल टू ए एन मेरे पास क्या है बेटा? बी कॉस थीटा। ए एन क्या है मेरे पास? बी कॉस थीटा। और जो ए बी मेरे पास वो बी वेक्टर है बेटा, लेकिन उसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं उसे कहूँगा बी। क्या कहूँगा मैं उसे? बी। और ठीक है, तो यहाँ से ए एन को मैं ऐसे ही रखता हूँ, ए एन को ऐसे ही रखता हूँ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू देखो बेटा ए एन अपॉन मेरे पास क्या था? ए बी। तो ए एन को मैंने वैसे रखा और ए बी मेरे पास क्या है बेटा? बी वेक्टर, जिसका मुझे लेना है मैग्नीट्यूड। यहाँ से बेटा ए एन बन गया मेरा, ये बी ऊपर चला गया, बी कॉस थीटा। तो देखो ए एन क्या आ गया मेरे पास? बी कॉस थीटा। तो अगर कंपोनेंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा के लिए बताओ कैसे रहेगा? थीटा अपोजिट साइड कौन है बेटा? बी एन। अपोजिट साइड कौन है आपका? बी एन। और हाइपोटेन्यूस कौन है बेटा? आपका ए बी। तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन। ए बी वंस अगेन बी वेक्टर जिसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, सो बी एन इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा बी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं बी एन इज इक्वल टू क्या आ गया? बी साइन थीटा। तो इस तरह दोनों वेक्टर के हमने क्या गिराया बेटा? कंपोनेंट्स गिराए। अब बेटा ट्रायंगल देखना है आपको, कौन सा वाला? बड़ा ट्रायंगल ओ बी एन। कौन सा ट्रायंगल बेटा? ओ बी एन। अब इस ट्रायंगल में बेटा देखा जाए बड़े ट्रायंगल में, तो ये जो स्क्वायर है बेटा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओ एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। देखो बड़ा ट्रायंगल जो है उसमें हमने क्या लिया बेटा? ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे बेटा जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम होता है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है इज इक्वल टू साइड स्क्वायर यहाँ पे यूज़ किया। अभी ओ बी क्या है बेटा? आर वेक्टर। और हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, तो मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ आर भी लिख सकते हैं या फिर मॉड ऑफ आर बार भी लिख सकते हैं। जैसा आपको चाहिए वैसा लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ आर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अभी ओ एन, ओ एन मतलब क्या है बेटा? तो ये ओ ए प्लस ए एन। तो ओ ए आपका क्या आ जाएगा? ए वेक्टर। और ए एन क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा। मतलब ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। और इसका क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे स्क्वायर मैग्नीट्यूड लेना है बेटा मुझे, इसलिए मैं वेक्टर नहीं ले रहा हूँ। और बी एन, बी एन मेरे पास क्या है बेटा? बी साइन थीटा। तो प्लस बी साइन थीटा और इसका भी क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर। तो अभी देखो आर स्क्वायर। अभी सबको पता है ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर कैसा सॉल्व करते हैं हम? ये ए है, ये पूरी टर्म आपकी बी है, तो ए का स्क्वायर 2ab और फिर b का भी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर 2ab कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ओके। अभी मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। ओके, तो अभी देखो बेटा कैसा होगा। तो ये जो आर स्क्वायर है इज इक्वल टू, अभी देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस, अभी ये दोनों में से मैं कॉमन निकालता हूँ बेटा बी स्क्वायर। क्या निकाला मैंने? बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सबको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये टर्म मेरी पूरी क्लियर हो गई। अभी बचा क्या बेटा मेरे पास? प्लस 2ab cos थीटा। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
2ab cos थीटा। तो ये देखो बेटा, हमने यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आपने बताया ना, रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन रहेगा बेटा। तो वेक्टर एडिशन तो ले लिया बेटा हमने। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर दो वेक्टर दिए हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, उन दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन। बट एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है बेटा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। कोई भी दो वेक्टर दिए आपको और उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आपके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो आई होप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई है। सर ये थीटा क्या होता है? तो बेटा ये थीटा जो है इन दो वेक्टर के बीच में का क्या होता है, एंगल होता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अब बेटा हमें अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फाइंड करना है बेटा, हमें डायरेक्शन। तो देखो बेटा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पे इस ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है सबको बेटा। कैसा करेंगे देखो, हम tan अल्फा लेंगे बेटा। हम क्या लेंगे? tan अल्फा, क्योंकि सबको पता है डायरेक्शन मतलब हम बेसिकली tan फाइंड करते हैं। तो tan अल्फा क्या आएगा बेटा? tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अल्फा का अपोजिट साइड कौन है बेटा? बड़ा ट्रायंगल देखना है bn, एंड एडजेसेंट साइड कौन है बेटा? on। तो tan अल्फा आ जाएगा bn अपॉन on। यहाँ से bn क्या आ जाएगा बेटा? b साइन थीटा। bn क्या आ जाएगा? b साइन थीटा। अब on क्या आएगा बेटा? अभी मैंने बताया a और ये b cos थीटा, मतलब a प्लस b cos थीटा। तो ये बन गया आपका बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर आपको डायरेक्शन पूछा है तो आपको tan अल्फा इज इक्वल टू लेना है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा बेटा। और आपको मैग्नीट्यूड पूछा है तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। सो दिस टू फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्टली फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर भी मैंने आपको बताया ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। तो आई होप आपको ज़्यादातर चीज़ें इसमें क्लियर हो गए होंगी। तो आप ये बेटा अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा अभी लेक्चर नंबर जो 4 आएगा उसमें हम पढ़ने वाले पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके बाद हमारा और एक लॉ रहेगा बेटा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और 2 लॉ हमें पढ़ना है बेटा। उसके अलावा भी फिर हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ये लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉ समझने के लिए आपको प्रीवियस 2 लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, आपसे 1 मिनट बात करूँगा। अभी बहुत से बच्चे डायरेक्टली 10th में से 11 में आए हैं और अभी ये लेक्चर देख रहे हैं। बहुत से बच्चों का बेसिक वीक होता है, कोई इंग्लिश मीडियम का होता है, कोई सेमी का होता है, कोई मराठी मीडियम का होता है, और सबका एक अपना अपना प्रॉब्लम होता है। और साइंस में आने के बाद एक अपना अलग से डर होता है, और उसके बाद फिजिक्स का तो पूछे ही मत सर, उसका तो हमें बहुत ज़्यादा डर है। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी से साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है वेक्टर, जिसके 3 लेक्चर हुए हैं। बेटा आप अगर खुद के ऊपर बिलीव करते हैं तो आप ये पूरा चैप्टर बस देखिए, उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पूरा चैप्टर एक बार होने दीजिए, ठीक है। मैं समझता हूँ पूरा चैप्टर होने के बाद आपको 100% चैप्टर समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेटा आपको 10%, 20% ये चैप्टर समझ में आएगा। तो बेटा धीरे धीरे क्या होगा, हम 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा मैंने अक्सर देखा है जो बच्चों को साइंस डिफिकल्ट जाता है, फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, एक 4-5 चैप्टर होने दीजिए, खुद को समय दीजिए बेटा। आप अगर खुद को समय देंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका फिजिक्स बहुत सिंपल होने वाला है। मेरा भी ऐसा ही था बेटा, मेरा फिजिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट मैंने खुद को 7 से 8 साल का समय दिया और आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो आपको इतना समय भी देने को नहीं कह रहा हूँ। आप बेटा सिर्फ एक 5 चैप्टर के लिए 1-2 महीने का टाइम दीजिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है इसलिए आपको उसको छोड़कर भागना नहीं है। हर एक चीज़ शुरुआत में हमें डिफ़िकल्ट जाती है, बट हम जब उसमें गिरते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, उठते हैं, फिर हम सबको वो आता है। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली आने वाला है। और आपको अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज़ 2 सॉल्यूशंस,
डिपेंड करता है आप उसे किस एंगल से देख रहे हैं, आपको सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जो बताना चाहता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपके हाथ में है। चैनल को ग्रो करना ये सब आपके हाथ में, मतलब जितना अपना चैनल ग्रो होगा उतना बेटा हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तो बेटा सिर्फ फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, अभी हमारा केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, ये चीज़ें भी हम आपकी तरफ लेके आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। तो आई होप ये चीज़ आप बिल्कुल समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तो फिर रेगुलर लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए और आपके डाउट्स पूछते रहिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।